नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल का। कुशवाहा जी, कुछ दिन पहले हम लोग को बड़ा ये हो गया था कि मतलब जुबान पे चढ़ गया था आरएलएसपी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। अब आपने बना दिया राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो आप इतना जल्दी जल्दी क्यों अपना बदलते रहते हैं? देखिए, बिल्कुल पार्टी भी बदल जाते हैं, विलय भी कर लेते हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज सवाल है। बहुत सारे लोग हमसे भी पूछते रहते हैं। एक विशेष परिस्थिति आई थी जब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का हमने विलय किया था। आपको याद होगा 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में हम अलग से लड़े, नीतीश जी अलग से लड़ रहे थे, जेडीयू अलग से लड़ रहा था। और जो वोट बेस नीतीश कुमार जी की पार्टी का है, उसी बेस वोट को ऑक्युपाई करने का या शेयर करने का प्रयास आरएलएसपी के द्वारा हम भी करना चाहते थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यह काम हुआ भी। शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का कुछ इलाका, सीतामढ़ी वगैरह, जहां जहां से हमने चुनाव लड़ाया अपने उम्मीदवारों को, उसमें से कुछ इलाका ऐसा है जहां काफी अच्छा वोट लोगों ने हमको भी शेयर किया। लेकिन अब जो वोट हमको मिला और नीतीश जी की पार्टी को मिला, वोट के इस डिवीजन के कारण इसका परिणाम हुआ कि नीतीश जी सीधे 43 पर चले आए। हम ये नहीं करें कि सिर्फ मेरे कारण 43 पर चले आए, लेकिन इसमें एक बड़ा रोल हमारी आरएलएसपी का भी था। बिल्कुल। और हमारा भी कहीं से उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन हमको भी अच्छा शेयर कुछ इलाके में लोगों ने दिया। यह जो डिवीजन हुआ वोट का, अब इसके कारण आरजेडी के लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा कि चलो अब दोनों लड़ रहा है, वोट का शेयर भी आरएलएसपी की तरफ नीतीश जी का वोट जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में हम फिर से लालटेन जलाने में कामयाब हो जाएंगे। अब जब ऐसी बात चर्चा में आने लगी, तब हमको लगा और हमारे साथियों ने भी, सब लोगों ने मिलकर विमर्श किया कि अब ऐसी परिस्थिति में हम ही लोगों के ऊपर आरोप लग जाएगा आगे आने वाले दिनों में कि हम ही लोगों के कारण आरजेडी फिर से बिहार में आ जाए। तो इस तरह का आरोप, और वाकई हम लोग तो जब से राजनीति हमने शुरू की है, शुरुआती दौर को छोड़ दीजिए, तो बाद में चलकर आरजेडी के खिलाफ ही जो उनका कुशासन था, उनका आतंक था, उसके खिलाफ ही हम भी राजनीति में आगे बढ़ते रहे। तो लगा कि अगर हम ही लोगों के कारण फिर से आरजेडी आ जाएगा तो यह तो बिहार के लिए ठीक नहीं होगा। तो इसी मोड़ पर फिर नीतीश जी की ओर से कोशिश भी हुई। नीतीश जी ने भी कहा कि अलग अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, यह पार्टी भी आपके द्वारा ही बनाई गई पार्टी है। और वाकई जितनी मेहनत हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में की थी, उससे कम मेहनत समता पार्टी बनाने में भी नहीं की थी। तो स्वाभाविक रूप से मुझको भी लगा कि यह पार्टी भी हम लोगों की है ही, और नीतीश जी कह भी रहे हैं कि अब दो पार्टी अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है, आइए इसी को चलाइए। तो इसी कारण से हम लालटेन को फिर से जलते हुए नहीं देखना चाहते थे, इसलिए हमने विलय का निर्णय लिया। लेकिन 2019 में आप थे लालटेन के साथ? हाँ, निश्चित रूप से 2019 में थे, लेकिन 2019 में आरजेडी की ओर से कोई मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव था। बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा का चुनाव नहीं था, उसमें प्रधानमंत्री का चयन होना था, मुख्यमंत्री का चयन नहीं होना था। और 2019 के लोकसभा के बाद जो हम वहां से हटे, मतलब महागठबंधन से हटे विधानसभा चुनाव के पहले, उसमें भी यही इशू था। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा था कि आप सीधे स्वीकार कर लीजिए तेजस्वी यादव अगला लीडर, बिहार का अगला मुख्यमंत्री। हमने कहा कि यह नहीं हो सकता है। हमने तो उस वक्त यह भी कहा था कि आरजेडी अपनी ही पार्टी में से बड़ी पार्टी है, किसी और नेता का नाम ले आए तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जिस परिवार ने बिहार को इस तरह से बर्बाद किया है, रौंदा है, उसके नेतृत्व में फिर से बिहार जाए, इसको हम नहीं स्वीकार करें। देखिए उपेंद्र जी, आपको बिहार तक स्टूडियो में आप आए हैं, आपका स्वागत है। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हैं, हमने इंटरव्यू बहुत बार किया, आपके घर पे किया, आपके दफ्तर में किया, लेकिन ये बिहार तक का स्टूडियो है, तो लोग जानना चाहेंगे जो भी बात है खुल के हो। और मुझे याद है कि आप पहले एनडीए में थे,
तो नीतीश कुमार महागठबंधन में थे। 2014-15 की बात मैं कर रहा हूं। फिर वो एनडीए में आ गए तो आपने फिर एनडीए छोड़ दिया। फिर आप विलय कैसे कर लिए पार्टी? विलय कैसे हो गया? विलय का कारण वही था। हाँ, तो वो तो बताया आप। हाँ, बिल्कुल यही था और कुछ नहीं। विलय का कारण यही था कि आरजेडी को दोबारा नहीं आने देना है। और नीतीश जी ने खुद भी कहा कि अलग अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, आइए इस पार्टी को चलाइए। तो इसलिए हम लोगों ने विलय 14 में आप 13-14 में जब आपने जेडीयू छोड़ा तो लोक समता पार्टी बनाई, नीतीश कुमार के खिलाफ ही बनाई आपने। मतलब फिर उसके बाद आप एनडीए में चले गए, वो महागठबंधन में चले गए। तो आप लोगों में जो प्यार और नफरत का जो रिश्ता है, हमने उस समय भी पूछा था आपसे जब आप विलय कर रहे थे, तो क्या है इसका मतलब, केमिस्ट्री क्या है ये? देखिए, व्यक्तिगत कोई वैमनस्य या दुश्मनी जैसा कोई राजनीति में चीज होती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। और नीतीश कुमार जी का तो हम व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करते हैं हर तरह से। लेकिन जिस रूप में नीतीश जी, देखिए पहले नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, ये जानना चाहिए। अंतर, पहले नीतीश कुमार जी इशूज को लेकर के सीना तान कर खड़ा होते थे, और आज इशूज कुछ नहीं, बस आरजेडी के सामने नतमस्तक, अब घुटना टेकने वाले नीतीश कुमार जी हो गए हैं, जो कभी सीना तान कर खड़ा होने वाले नीतीश कुमार जी होते थे। तो अब आज की तारीख में इतना बड़ा परिवर्तन, और जब आदमी कहीं नतमस्तक हो जाता है तब तो उसकी शर्तों पर चलता है ना। तो आरजेडी की शर्तों पर नीतीश कुमार जी चल रहे हैं। जिस समय हम गए थे उनके साथ विलय अभी हमने किया था 2020 के बाद, तो उस वक्त ये स्थिति नहीं थी। हाँ, 21 में हमने विलय किया था। उस वक्त ऐसी स्थिति नहीं थी। उस वक्त तो आरजेडी के खिलाफ ही लड़ाई नीतीश कुमार जी की भी थी, उनका अभियान भी वही था। तो नीतीश कुमार जी उस रूप में थे तो ठीक था, लेकिन जब उन्होंने खुद ही घुटना टेक दिया तो आरजेडी की शर्त उनको सूट करे, हम लोगों को आरजेडी की शर्त नहीं सूट कर सकते। लेकिन आप देखिए, 1 साल हो गया महागठबंधन बने हुए, लगभग 1 साल से ज्यादा ही हो गया, 2 दिन ज्यादा हो गया। कहने का मतलब यह है कि जब बीजेपी के साथ थे नीतीश कुमार तो आप भी बीजेपी के खिलाफ में थे, दिखते थे, आपके बयानों से जाहिर होता था। तो फिर वो तो रास्ता वही था कि आरजेडी की तरफ, महागठबंधन की तरफ जाना। फिर आपको क्या तकलीफ होगी? देखिए, जब आपको याद होगा जिस वक्त महागठबंधन में फिर से नीतीश जी जाने की बात कर रहे थे, उस वक्त हम भी उनके साथी थे। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और उस वक्त साथी नहीं थे। जो विमर्श हुआ था पार्टी के अंदर, उस विमर्श में नीतीश जी ने जब कहा कि अब रास्ता एक ही है, आरजेडी के साथ दोस्ती करना, तो हमने भी मुहर लगाई थी, हमने भी अपनी सहमति दी थी। हम इसमें ऐसा नहीं कि कोई हम बाद में चलकर अब बोले कि हमने सहमति नहीं दी थी, हमने पूरी सहमति दी थी। लेकिन हमने तब यह कहा था नीतीश जी से, या जो विमर्श में शामिल लोग थे उनसे, कि गठबंधन हो, लेकिन गठबंधन इन द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार। बिल्कुल यही हमने कहा। हाँ, और तब हमको कहा गया कि हाँ, नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में गठबंधन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बात सामने आने लगी, नीतीश कुमार जी का लीडरशिप नहीं, नीतीश जी ने खुद ही घोषणा की कि अगला लीडर बिहार का तेजस्वी। तो इस बात से वहां से ऐतराज की, वहां से ऐतराज। बिल्कुल सही बात है। तो अब वर्तमान की बात कर लेते हैं। अभी आप कहाँ हैं? अभी किस गठबंधन में है औपचारिक रूप से? देखिए, अब तो बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल अब एनडीए का पार्ट है। ठीक है। एनडीए की जो मीटिंग हुई अभी कुछ दिन पहले, जिसमें देश के तमाम राजनीतिक दल के लीडर्स जो एनडीए में हैं, सब लोग शामिल थे, उसमें हम भी शामिल हुए, और एनडीए में हम लोग हैं। प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई? प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, उसके पहले गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब से भी मुलाकात हमारी हुई है। तो बिल्कुल औपचारिक रूप से हर तरह से एनडीए के पार्ट है। तो अभी एनडीए में बिहार में अगर देखा जाए तो बीजेपी है, एक हम पार्टी है, एक आपकी पार्टी है, और चिराग पासवान है, और पशुपति पारस जी हैं। मुकेश सहनी का अभी तय नहीं है, नहीं तय है। तो ये क्या कुछ बातचीत भी हुई कि मतलब कितने सीटों पर आप लड़ेंगे? क्योंकि पिछली बार जो आप लड़े थे, मुझे याद है एनडीए में जब थे तो 3 सीटों पर लड़े थे। इस बार भी कुछ इस तरह का कुछ? देखिए, अभी स्पष्ट रूप में कोई इस तरह से बात नहीं हुई है कि कितनी सीटों पर और कौन कौन सीट, यह फाइनल अभी नहीं हुआ है। एनडीए में हम लोग आ गए हैं, इस पर बात होगी आगे
चीजें तय होंगी, अभी तय नहीं है। लेकिन मोटे तौर पे इतनी तो समझ है ही ना, चाहे हम लोग हों या बीजेपी के लीडर्स हों, हम लोगों के बीच इतनी समझ तो है ही, बन ही गई है एक तरह से कहिए कि जितना शेयर हमारा था 2014 में, उससे पीछे नहीं होगा, उससे आगे की संभावना बनी हुई है। तो बस अभी इतना ही है, लेकिन बातचीत कुछ उस पर हुई नहीं। क्या आपको दिख रहा है अभी, मतलब पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2019 में, तो 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। इस बार जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ठीक है आप आगे हैं, कोई कह रहा है कि 25-26 सीटें आ जाएंगी, 24-25, लेकिन वो 19 वाला माहौल नहीं दिख रहा है। क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए समय थोड़ा धीरे धीरे आने दीजिए, चुनाव करीब आने दीजिए। आप याद कीजिए ना, उस वक्त भी जो 2019 में चुनाव हुआ था, हम अलग थे, एनडीए में हम नहीं थे, लेकिन चुनाव से 8 महीना पहले इस बात का आकलन कोई नहीं कर रहा था इतनी सीट एनडीए के खाते में आई। बिहार में 39 सीट, बिहार में 39 सीट आ जाएगी, किसी ने नहीं कहा था, लेकिन आज सीट तो उतनी आ गई। उसी तरह से इस बार भी वही स्थिति होने वाली। लेकिन आज की तारीख में हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन तो रोज दिख रहा है, और इसका बड़ा कारण है, देखिए लीडरशिप जो है नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में, उनके चेहरा के सामने अभी कोई दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए लोग थोड़ा इधर उधर भी होते हैं। लोकसभा चुनाव आते आते उनको लगता है कि ऑप्शन कुछ नहीं है, तो बस चलो वही वोट दे दो, इसलिए हो जाता है। अच्छा कुशवाहा जी, नीतीश कुमार फैक्टर कितना काम करते हैं? क्योंकि बीजेपी ने अलग होकर भी चुनाव लड़ा, मतलब नीतीश कुमार जब नहीं थे, 14 में जब आप साथ में थे एनडीए में, नीतीश कुमार नहीं थे, 19 में नीतीश कुमार आ गए, तो उस समय भी आप लोगों ने जीता था, 32 सीटें जीती थी एनडीए ने, इस बार 39 सीटें। तो ये कितना फैक्टर, मान लीजिए इस बार नीतीश कुमार नहीं है तो कितना घाटा होगा एनडीए को? नहीं, देखिए नीतीश कुमार, पहले वाले नीतीश कुमार होते तो निश्चित रूप से घाटा की आशंका थी। अच्छा। लेकिन अब नीतीश कुमार पहले वाले नहीं है, और पहले वाले नहीं है में देखिए, कई लोग कहते भी हैं कि 2015 में तो नीतीश जी और लालू जी एक साथ आ गए, तो फिर अधिकांश सीटों पर विधानसभा में जीत गए। उस वक्त और आज में बहुत बड़ा अंतर है। 2015 में इस बात की गारंटी थी, एक एक मतदाता जो वोट दे रहा था उस गठबंधन के पक्ष में, उसके सामने गारंटी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही होंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार जी नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। अब एक वोट देना मतलब आरजेडी को मजबूत करना। तो आरजेडी को मजबूत करने की बात जैसे ही लोगों के ध्येय में आएगी, वैसे ही लोगों का हाथ पीछे हट जाएगा। तो उस समय वाले नीतीश जी अब नहीं है, इसलिए आज की तारीख में फैक्टर के रूप में नीतीश जी बिल्कुल नहीं होंगे। आपने भी सुना होगा, हम लोग भी सुनते हैं, कई बार होता है कि फिर नीतीश जी एनडीए में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मतलब ये चलता रहता है। तो ये इसका कितना प्रभाव पड़ता है आप लोगों पर, जो आप लोग छोड़ के आए, फिर पता चला कि नीतीश जी फिर आ गए यहाँ, तो फिर क्या करिएगा? देखिए नीतीश जी अब नहीं आने वाले, पक्का, एकदम पक्का नहीं आने वाले। ठीक है कि नीतीश कुमार जी का खुद का जो रहा है इधर से उधर करने का एक रिकॉर्ड, उसके चलते उनकी विश्वसनीयता है नहीं, और इसी कारण से सवाल लोगों के मन में उठ जाता है कि फिर इधर आ जाएंगे, फिर उधर चले जाएंगे। लेकिन नीतीश जी अब नहीं आने वाले हैं, और आते भी है जाते भी हैं। तो अब जब उनका पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ही नहीं है कहीं, तो उधर रहे कि इधर रहे, क्या फर्क? लेकिन इंपॉर्टेंस कैसे नहीं, आप देखिए पूरे देश के विपक्षी दलों को उन्होंने एकजुट किया, एक छत के नीचे बैठाया पटना में। हाँ, एक छत के नीचे बैठाया है, तो बैठाया है चूंकि सब लोगों से परिचय उनका है, लंबे दिनों तक भारत सरकार में रहे, मुख्यमंत्री भी अब 18 साल से हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनकी उम्र हुई, सीनियर आदमी है, तो उनके कहने पर लोग बैठ गए। लेकिन कहने पर बैठने से क्या होता है, उसके चलते कोई बड़ा फैक्टर हो गए और वोट इधर से उधर कर देंगे, अब यह प्रश्न ही नहीं उठता है। नीतीश जी की वह हैसियत अब नहीं रही। आपको नहीं लगता है कि जो इंडिया उन्होंने नाम रखा है उसके चेहरा हो सकते हैं नीतीश कुमार? देखिए, हम याद होगा आपको भी और लोगों को भी याद होगा, जब जेडीयू में हम आए थे
तो सबसे पहली बार जेडीयू के किसी नेता ने अगर कहा था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था। लेकिन साथ साथ हमने यह भी कहा था कि जेडीयू को हम नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और तब नीतीश कुमार जी उस रेस में शामिल होंगे। लेकिन जेडीयू की आज क्या स्थिति होगी? नंबर 1 की पार्टी हो सकती थी जेडीयू अगर अपने स्टैंड पर जेडीयू खड़ा रहता, आरजेडी के पीछे नहीं जाता। अब आरजेडी के पीछे जा करके अब जेडीयू तो बिल्कुल समझिए कि एक खोखला डब्बा की तरह बच गया है, अब कुछ है ही नहीं इसमें। तो जब है ही नहीं तो फिर ऐसी पार्टी के लीडर के रूप में देश भर में उस रूप में पहुंचना अब कहां संभव है? तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो बड़ा दावा करते हैं कि हमारी पार्टी बड़ी मजबूत हो गई है पहले से। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दावा करते हैं, लेकिन आज की तारीख में सच्चाई यह है, और नीतीश जी भी अब इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। माननीय ललन सिंह जी कागज में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और व्यवहार में आरजेडी के लीडर हैं। अच्छा, बिल्कुल। कैसे? अब नीतीश कुमार जी से अगर पटना में ललन जी रहते होंगे, अगर 2 घंटा भेंट होती होगी या बातचीत होती होगी, तो 4 घंटा 6 घंटा आरजेडी के नेता से उनकी बातचीत होती। किससे? तेजस्वी यादव से? बिल्कुल, लालू यादव से। हाँ बिल्कुल, लालू जी से या तेजस्वी जी से। तो ऐसी परिस्थिति में अब नीतीश कुमार जी के नहीं है ललन सिंह जी। अब कहने के लिए ठीक है, कागज में ललन सिंह से इतना पुराना रिश्ता है उनका, आप कह रहे हैं नहीं? हाँ, पुराना रिश्ता है, लेकिन पुराना रिश्ता है, रिश्ता अपनी जगह। राजनीति की जो स्थिति आज बन गई है उसमें बिल्कुल जेडीयू के हैं ही नहीं। नीतीश कुमार के तो बिल्कुल नहीं है ललन सिंह जी, अब आरजेडी के हैं। आरजेडी के कैसे हो गए? तो आरजेडी के खिलाफ रहे हमेशा। इसलिए खिलाफ तो नीतीश जी भी रहे, खिलाफ तो पूरी की पूरी नीतीश जी की राजनीति आरजेडी के खिलाफ ही शुरू से अंत तक रही है। ललन सिंह जी उसी रूप में रहे। लेकिन अब उनको लग रहा है कि जेडीयू के साथ या जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी के साथ चलकर आगे भविष्य बिल्कुल डार्क ही डार्क है। तो चलो, आरजेडी में थोड़ी संभावना दिख रही है, तो क्यों नहीं इसी बहाने उनसे नजदीकी बना ले ताकि अपना काम चलता रहे। मुझे याद आ रहा है अभी मतलब महीना 2 महीना पहले नीतीश जी ने कहीं कहा भी था कि ललन बाबू ही बोले थे हमको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। उन्होंने कहा, नीतीश जी कई मामलों में साफ वही से बोल देते हैं, हालांकि बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, अंदर की बात एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा कि फिर से आरजेडी के साथ लाने में ललन सिंह जी और माननीय विजेंद्र यादव जी की भूमिका रही। इन लोगों ने फिर से हमको यहाँ ला दिया। मतलब नीतीश जी अब खुद परेशानी में है, यह बात तो सामने दिख रही है। तो परेशानी में है तो किधर जाएंगे फिर? एनडीए में अब कोई रास्ता ही नहीं है उनके पास। तो मुझे तो लगता है बीजेपी के जो शीर्ष नेता है वो चाहते हैं कहीं ना कहीं नहीं। अब रास्ता है ही नहीं नीतीश जी के पास, वो तो कोई रास्ता नहीं। हालांकि अमित शाह गृह मंत्री पहले ही बोल चुके हैं कि दरवाजे बंद। बिल्कुल, अभी भी देखिए, अमित शाह जी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस दिखा है क्या इधर हाल के दिनों में कि नीतीश जी आने वाले? बिल्कुल नहीं। लेकिन उससे भी अलग हटिए, देखिए राजनीति में तराजू पर तौल कर कोई दोस्ती करता है, तो उस रूप में जब नीतीश कुमार जी का कोई वजन ही नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी क्यों अपनी ओर से बहुत परेशान रहेगी कि उनको अपने साथ लाएं। एक साल पूरा हुआ महागठबंधन सरकार का, आपने एनडीए का भी देखा, कार्यकाल देखा हुआ, तो कैसा आपने क्या महसूस किया इसमें? नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही 1 साल जो बीता उसमें अब नीतीश जी का कम सरकारी एक्शन में नीतीश जी की रुचि अब नहीं है। अब जो कुछ भी हो रहा है आरजेडी के हिसाब से वहां चीजें चल रही, सरकार में जो कुछ भी हो रहा है आरजेडी के हिसाब से चल रहा है। तो इसलिए इस साल भर में तो एक तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन देखिए पूरे बिहार में, मतलब हर दिन जिस हिस्सा में चले जाइए, हत्या, लूट, छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं रोजमर्रे की घटना बन गई। बाकी और मामला में भी तो जब नीतीश कुमार जी एनडीए में थे उस वक्त तक तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन जब से आरजेडी के साथ आए हैं तब से जो कुछ भी दिख रहा है फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति फिर दिखने लगी। तो ये तो इतने साल भर में तो बिहार आगे जाने के बजाय पीछे लौट रहा है। अच्छा किया कि हमने 2005 की याद दिला दी। 2005 की चर्चा संसद में भी हुई, जब
निशिकांत दुबे ने कहा कि 2005 में सरकार बनाने के लिए उन्होंने फंड दिया था, कुछ लोगों ने फंड दिया था, उसमें उन्होंने भी फंड दिया था। 2005 में तो आप थे, बिल्कुल थे। तो उस समय क्या मतलब सरकार बनाने के लिए जो फरवरी वाला जो चुनाव हुआ था, जिसमें मतलब ऐसा चुनाव जिसका कोई परिणाम ही नहीं निकला एक तरीके से, तो उसके बारे में कुछ बताइए आप, कोई संस्मरण हो इस तरह का आपका। नहीं, देखिए उस समय तो आरोप भी लगा था कि कैसे कैसे लोगों को साथ लेकर के नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन उस समय जो कुछ भी हुआ, देखिए आरजेडी को रोकने के लिए जो जो काम करना संभव था सब काम किया गया और जरूरी था स्टेट के लिए। ठीक है, कुछ आरोप लगता है व्यक्तिगत रूप से नीतीश जी पर लगे, उस वक्त के हिसाब से बाकी पार्टी पर लगे, उसको झेलना ठीक, मैंने अपनी जगह ठीक था। और क्योंकि बिहार को बचाना पहले प्राथमिकता में था, तो आरजेडी से बिहार को बाहर निकालना, बचाना यह जरूरी था। इसलिए जो कुछ भी हुआ उस समय सब लोगों से जितना जिनसे बना सब लोगों ने किया, यही था उस समय। चलिए, एक सवाल ये है कि जातीय जनगणना जो हो बिहार में हो गया, संपन्न हो गया, तो उसका डाटा वाटा ये किया जा रहा है। आप क्या मतलब मानते हैं कि जातीय जनगणना कितना महत्वपूर्ण है होना, और इसके पीछे कोई राजनीति आपको नजर आती है? देखिए, जातीय जनगणना को बहुत राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी तो बाद में आई है। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट्स ने, कई राज्य के उच्च न्यायालयों ने कई बार कहा, अलग अलग सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से या फिर भारत सरकार से, जब कभी ओबीसी का कोई इशू आया तो उस वक्त कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास आंकड़ा कहाँ है। 1931 में जात की गिनती हुई, पुराना आंकड़ा आप लाते हैं, पुराना डाटा के आधार पर आज की तारीख में आप बोल रहे हैं, आप फिर से करके लाइए। कई बार कोर्ट ने कहा फिर से करके लाइए, मतलब कि सेंसस जात के आधार पे हो, जात की गिनती हो। तो कोर्ट ने कहा, अब कोर्ट ने कहा तो जरूरत तो है ही देश भर, तो अगर कहीं कोई स्टेट में हो रहा है, मायावती ने तो मांग की है पूरे देश में होनी। हाँ बिल्कुल, हम लोग भी इस राय के कि पूरे देश भर में जनरल सेंसस के साथ या उससे अलग जो भी हो, लेकिन जनरल सेंसस अभी 2021 वाला नहीं हुआ है, तो उसके साथ ही क्यों न जात की भी गिनती हो जाए। तो यह बहुत आवश्यक चीज है और इससे किसी का कोई घाटा नहीं है, किसी का घाटा नहीं। वो इवन कि कुछ लोग जो दूसरे रूप में प्रचारित करते हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, उनकी कितनी संख्या है, उनका क्या अनुपात है, कुछ पता तो चले। तो पता चलेगा इसी तरह के सर्वे से ना, तो इसकी जानकारी होगी तो सरकार उस समस्या को टैकल करने के लिए योजना बनाएगी। तो अभी जानकारी ही नहीं, तो जानकारी हासिल करने के लिए कास्ट सेंसस की बहुत आवश्यकता है। एनडीए को नुकसान होगा इससे? नहीं, एनडीए को क्यों नुकसान होगा? देखिए, एनडीए की बात जहां तक कर रहे हैं तो बिहार में तो जात की जो गिनती हो रही है, सरकार जो सर्वे करवा रही है, तो उसमें तो एक क्रॉस पार्टी लाइन जिसमें बीजेपी भी शामिल थी, विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, फिर प्रधानमंत्री से जाकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक डेलीगेशन मिला, उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। तो कहां उसमें विरोध कहां है कि कोई एनडीए का नुकसान और फायदा होने की बात? ये तो अगर होगा तो सबको फायदा होगा, नुकसान होगा तो सबका नहीं। नुकसान। कहा जा रहा है कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा, बहुत सारी बातें हो रही हैं। आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात है, तो अभी कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, उसके बावजूद इस बात को मानने में किसी को कोई दिक्कत है क्या कि 27% ही ओबीसी की संख्या नहीं है? ओबीसी की संख्या 27% से ज्यादा है, इसको मानने में कहीं कोई दिक्कत है क्या? लेकिन फिर भी 27% ही आरक्षण मिल रहा है ना। अगर उसके आधार पे आरक्षण बढ़ाने की बात हो तो अभी भी आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो सकती है, क्योंकि 27% नहीं है संख्या, ज्यादा है, इससे तो सब स्वीकार करें। वो तो है। तो जब ज्यादा है, आज भी मालूम है, और इससे आरक्षण का दायरा बढ़ाने का कोई मामला नहीं जुड़ता है, तो कल अगर पता चलेगा कि 55% है, तो आरक्षण का दायरा बढ़े कि ना बढ़े, इससे कहां उसका रिलेशन? तो एक सवाल ये भी आता है ना कि जैसे कि बीजेपी जो राजनीति करती है कि भाई हिंदू मुसलमान करके, तो इसमें ये क्षेत्रीय पार्टियां जो है जातीय जनगणना करा के जात को अलग अलग बांट के, ये इसके पीछे ये राजनीति बताई जाए। वो तो अलग विषय है, लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है
उसका मकसद तो यही है कि जो समाज में छूट गए लोग हैं, मुख्य धारा में अभी तक नहीं आ पाए हैं, शोषण उनका हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वैसे तमाम लोगों को न्याय मिले, उनका शोषण समाप्त हो, उनको भी विकास का समान अवसर मिल पाए। तो यह काम होगा तभी तो समाज अच्छा पहले ही हो जाना चाहिए। 75-76 साल हो हाँ, बिल्कुल इतने साल गुजर गए। हाँ, तो आप विकास की बात करते हैं तो सही ढंग से विकास पहुंचा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए राजनीति करने का आरोप तो नीतीश जी लालू जी के ऊपर लग जाता है कि इतने दिनों तक भारत सरकार से लेके अभी 32-34 साल बिहार में भी सरकार में लोग रहे और भारत सरकार में लगातार महत्वपूर्ण पदों पर रहे। एक समय तो ऐसा था कि लालू जी जो चाहते भारत सरकार में हो जाते। उस वक्त क्यों नहीं जाती है जनगणना, इन्होंने देश भर में करवाई, या बिहार में पहले से क्यों नहीं किया? तो जब कमजोर हुए हैं, अब लग रहा है कि राजनीति में जमीन हमारी खिसक रही है तो कुछ नया मुद्दा ला करके कर दो। तो इसलिए तो इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो है ना, ये तो मानते हैं आप। कोशिश है, यह बात ठीक है, लेकिन जनता इस रूप में झांसा में नहीं, इन लोगों के झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि उस आधार पे इन्हीं लोगों के ऊपर ब्लेम लग जाएगा। और जहां तक इस इशू को टेकल करने का मामला है तो इशू तो सबका इशू है, इसलिए होना ही चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपका नीतीश कुमार से तो बड़ा पुराना संबंध है, छोड़ने के बाद कहीं बातचीत, कहीं मुलाकात कुछ? नहीं, इधर हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनकी बात सुनते रहते हैं। और अभी कल परसों जब बोल रहे थे वो, अंदर से व्यक्तिगत रूप से परेशान होते हैं तो अंदर से दुख तो हमको होता ही है। अभी उन्होंने कहा म्यूजियम में जो बोल रहे थे, हाँ, जो 73 साल के हो गए हम जाने वाले हैं। अब देखिए, इसको सुनकर के कोई किसी को भी अच्छा नहीं लगे, लेकिन किस प्रेशर में, किस दबाव में नीतीश जी अब ऐसी बात कर रहे हैं। राजनीति में हाशिए पर चला जाना, कभी जीत जाना, कभी हार जाना अलग विषय, लेकिन दुनिया से चले जाने की बात, यह तो बहुत ही, तो वो भी बोले कि 100 साल में दुनिया खत्म, पृथ्वी खत्म। तो एक अलग भविष्यवाणी है, वो तो अब जो एक्सपर्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनका काम है। हम आप कैसे बता सकते हैं कि दुनिया कब? आप शुरू में कहा कि बहुत बदल गया, पहले से मतलब क्या बदल गए? वो तो दिख रहा है बदल गए ना। बदलने में तो एक साफ साफ है कि आरजेडी के खिलाफ जीवन लगा दिया उन्होंने। अब आरजेडी के पीछे पीछे खड़ा हो गए। सबसे बड़ा बदलाव तो यही है। लेकिन 15 में भी तो गए थे वो। 15 में गए थे, पीछे पीछे आरजेडी था। अच्छा। आगे आगे नीतीश जी थे। अच्छा। यही तो अंतर है। अंतर ये उस वक्त आरजेडी पीछे था, नीतीश जी आगे थे। बिल्कुल। आज नीतीश जी पीछे हैं, आरजेडी आगे। अंतर यह बहुत बड़ा अंतर है। अब बताइए, 15 में आरजेडी का कितना सीट था? मतलब 10 में 22 सीट था। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 80 हो गया। हाँ बिल्कुल। देखिए, आरजेडी तो समाप्त हो गया था, इन्होंने आरजेडी को जिंदा कर दिया। नहीं तो अगर नीतीश जी उस तरह का एक्शन नहीं किए होते, सबसे बड़ी भूल, वो भी कभी सोचेंगे तो राजनीति में सबसे बड़ी भूल उनकी राजनीति के लिए भी वही भूल थी। क्या? कौन सा? जो आरजेडी के साथ जाकर खड़े हो। 15 में 2015 वाला। अच्छा, 15 वाला। तो अभी तो खैर, अब कोई उस समय खड़ा हुए तो रास्ता था, फिर इधर उधर करके आ गए, लेकिन अब तो कोई रास्ता भी नहीं है। तो उस समय अगर आरजेडी के साथ नहीं खड़ा हुए होते, हम लोग तो लोकसभा में चले गए थे जीतकर। लेकिन जनता कह रही थी, हम लोग क्षेत्र में भी घूमते थे कि भाई लोकसभा में तो नरेंद्र मोदी जी को हम लोग दे दिए हैं, आप लोग जीत गए हैं, लेकिन विधानसभा में नीतीश कुमार ठीक है। हाँ, बोलता। लेकिन उसके पहले ही वो आरजेडी के साथ जो कर लिए। देखिए, हो सकता था, बहुत वर्स्ट भी सोचिए, नीतीश जी अलग से जैसे लोकसभा में आ गए थे, विधानसभा भी अलग से भी लड़ लेते ना, तो हो सकता था कि सत्ता में नहीं आते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, विपक्ष में रहते। लेकिन उसके आगे जो 5 साल वाला, तो बीजू पटनायक जिस तरह से उड़ीसा में है, अकेले खुद, तो मुझे लगता है कि जाते, मान लीजिए चले भी गए तो 17 में आना नहीं चाहिए था। वही हम कह रहे हैं ना, आना नहीं चाहिए था। उसी रूप में रह जाते, उसी रूप में रह जाते तो विपक्ष में भी बैठते। ये भी वर्ष स्थिति सोच लीजिए, लेकिन उसके बावजूद उनकी राजनीति बहुत मजबूत हो जाती फ्यूचर के लिए। चलिए, उपेंद्र कुशवाहा जी, आप आए बिहार तक के स्टूडियो में और बहुत सारी बातें आपने कही, और मुझे लगता है कि जनता को भी पसंद आएगी आपने जिस सफाई से सारी बातें कही, अपने राजनीतिक जो के स्टैंड रहे हैं उसको देखते हुए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।